चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं क्लास। और आपको मेरे साथ के साथ पोस्टर भी इस बैच का दिख रहा है जहां पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो सेशन रहने वाला है ये सेक्शन में डिवाइड है। और जो सबसे पहला सेक्शन होगा, मैं डेफिनेटली इस बैच से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे सवाल, अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल आपके देख पा रहा हूँ, सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा पहले सेक्शन में। दूसरा जो सेक्शन होगा वहां पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर के जो आपके बड़े सवाल होते हैं कि इन बैचेस में बड़ा ही डाइवर्सिफाइड हमारे पास स्टूडेंट का प्रोफाइल होता है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे, राइट, एक लेवल पे जाके फंस रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उनके अपने सवाल होते हैं लेकर के। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसका क्या लेवल है, तरीके से डिफिकल्टी लेवल को वेरी कराया जाता है, ये सारी चर्चा मैं दूसरे सेक्शन में। और थर्ड सेक्शन में मैं आपके पास ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों एरियाज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बिल्कुल एक ग्रेडेशन के पैटर्न पे, यानी बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सो दैट कि आज पहली क्लास है और आपको भी एक आइडिया लग सके कि पेपर में किस तरीके से जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सवाल होता है सर ये बैच क्या बैंकिंग के लिए भी है क्या, या सिर्फ सीजीएल के लिए है, तो किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल को वेरी कराया जाता है उसका साक्षात प्रमाण भी आज आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो आवाज सभी को क्लियर है? श्योर? चलिए आइए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कोर्स की। देखिए यहां पे ये आपका इंग्लिश स्पेशल बैच। इंग्लिश स्पेशल बैच का मतलब क्या कि जो हमारे तीनों ही एरियाज हैं, यानी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन का एरिया, ये तीनों एरिया इस पर्टिकुलर बैच में डिटेल में कवर होते हैं। ये आप अभी तक के सारे बैचेस में भी मेरे साथ करते आ रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको अगली स्लाइड में जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होगा सिस्टमैटिक ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी दिखा दूंगा। जो और इंफॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, ये 1 ईयर वैलिडिटी को लेकर के बड़े क्वेश्चन, सर क्या आप 1 साल तक पढ़ाते रहेंगे क्या? आज 9 जून से क्लास शुरू हो रही है तो क्या अगले साल तक चलेगा? अब नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैलिडिटी 1 साल की है, यानी अगर आप इस बैच में एनरोल, ये क्लासेस आपके पास 9 जून 2021 तक, 2021 तक ये क्लासेस बनी रहेंगी सारी। तो बैच का ड्यूरेशन होता है हमारे, राइट, वो करीब 4 to 5 मंथ्स का होता है। बैच का जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 मंथ्स का है, राइट। इस बीच में ये क्लासेस आपकी पूरी सारी, और इसमें हम 5 डेज अ वीक क्लास करने वाले हैं, 1.5 घंटे 5 डेज अ वीक। इस तरीके से ये कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। साउंड में इशू आ रहा है? चलिए तो अब एक बार मैं आपको कोर्स डिटेल बता देता हूं। एग्जाम सारे ही कवर होंगे इसमें, राइट। इसके आपको यहां पे भी साफ साफ दिख रहा है, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, चाहे एसएससी के आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, राइट। मैंने जैसे पहले भी अभी कहा कि हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, सिलेबस मोर और लेस वही। और ये बैच बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाता है, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे यहां पे थोड़ी देर में। अब आइए जरा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा वो ग्रामर का है यहाँ पे, राइट। और ग्रामर के सेक्शन में आपको टॉपिक वाइज चीजें दिख रही हैं क्लैरिटी से। सबसे पहले हम ग्रामर प्राइमर सेक्शन से शुरुआत करते हैं, यानी बिल्कुल एबीसीडी से कहते हैं, लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। बिकॉज आप किसी भी चैप्टर की अगर बात करो पार्ट्स ऑफ स्पीच के, चाहे हमारे एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, आपको पता है ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज्ञान के ऊपर आधारित हो। तो हर एक टॉपिक के अंदर जब आप क्वेश्चंस करते हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के, पिलर्स के क्वेश्चन है, आपको सेंटेंसेस ही मिलेंगे।
लेकिन कई बार एक सेंटेंस के बनने में क्या क्या चरण आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस, वो हमें क्लैरिटी नहीं होती, इसकी वजह से पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी कमांड नहीं आता। तो मैं उसको इसीलिए ग्रामर प्राइमर सेक्शन में डालता हूं, वो आपकी ग्रामर की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी करती है, राइट। और उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं, राइट। नाउन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पूरी लिख रखी है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। जिनमें सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट डिस्कशन का, और फिर उन जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो कोई भी रूल रटने की आवश्यकता आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और उसके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर 100-150 प्लस क्वेश्चन। ये बैच में आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे पिछली बार के मुकाबले, पिछले बैच के मुकाबले डेफिनेटली कंटेंट अपडेट हुआ है। पीछे लॉकडाउन में भी कंटेंट को अपडेट किया आपके लिए, तो इसमें हर एक चैप्टर के अंदर आपको नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जो पिछले बैचेस से अलग होंगे, राइट। ग्रामर के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो वोकैबुलरी का है, और देख लो 120 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे क्वेश्चंस में भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे जो क्वेश्चन मैं आपके लिए फिल्टर करता हूं क्लास में लाइव डिस्कशन के लिए, वो बिल्कुल इस तरीके के होते हैं कि वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 50 क्वेश्चन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं मैंने नाउन के ऊपर 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, but if those 50 questions are based on one or two concept, then there is no point of doing that. हमें क्या करना है, हमें पेपर के लिए तैयार करना है, क्योंकि पेपर में यहां पे तो हम खैर चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के ऊपर कमांड करते हैं, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा वो मिसलेनियस आता है, वहां खिचड़ी होती है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस चैप्टर के ऊपर बेस्ड एरर यहां पे हमें नजर आ रहा है, राइट। तो मेरे जो क्वेश्चंस मैं फिल्टर करके आपको क्लास में लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट, वो सारे क्वेश्चंस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं या इस तरीके से हैं में आपके उस चैप्टर के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स हैं अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए, अब नाउन में आपने क्लास में सपोज 100-150 क्वेश्चन लाइव प्रैक्टिस किए, उसके बाद घर पे बैठ के आप लगा जाओ 200, 400, 500 क्वेश्चन और वहां पे अपनी सक्सेस रेट देखो, तो वो काफी बेहतर। अब चलते हैं अगले चरण वोकैबुलरी के ऊपर। आपके पेपर का सिलेबस यही है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब है, सारा वोकैबुलरी का पार्ट है। तो यहां पे वोकैबुलरी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, एक बात ध्यान रखना वोकैबुलरी में कि कभी भी पेपर में आपको कोई शब्दार्थ नहीं पूछा, हमेशा शब्द के प्रयोग को टेस्ट किया जाता है कि आप सही शब्द का चुनाव कर पाते हैं या, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शन, चाहे सिनोनिम एंटोनिम के ऑप्शन हो, चाहे फिलर्स के ऑप्शन हो या क्लोज, इन हर जगह पे वोकैबुलरी की समझ का इस्तेमाल होगा। तो हम क्लास में वोकैबुलरी को किस तरीके से डेवलप करें और किस तरीके से उनके यूसेज में मास्टरी करें, ये आप सीखेंगे मेरे साथ इस बैच के अंदर। और जो तीसरा सेक्शन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, जो काफी निग्लेक्टेड रह जाता है, राइट, उसमें हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सोच टेस्ट, राइट, पैराजम्बल्स जिनको PQRS के नाम से जानते हैं, और फिलर्स, ये चारों टॉपिक्स के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर से उठा करके क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के साथ हैं, राइट, तो वो भी आपके साथ इस बैच में कवर होंगे। मैं जब अभी बोल रहा हूं तो आप इस समय डेफिनेटली कमेंट ना करें, मैं अभी कमेंट ले लूंगा आपके, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको दिख रहा है कि मिसलेनियस, क्योंकि जब आपके सारे चैप्टर्स तैयार हो गए, आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंसेस सभी में कमांड कर लिया, अब समय होता है खिचड़ी का। जब ये पूरा का सिलेबस कवर होता है तो उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इन सभी के पीडीएफ्स भी आपको साथ के साथ आपके ऐप में ही मिल जाते हैं, आपको पता है, राइट। और पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होता है, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, राइट, वहां से भी आप जो है डाउनलोड। तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की और स्ट्रक्चर की, राइट। अब तो दूसरा सेक्शन है, तो यहां पे क्वेरीज आपकी नजर आ रही हैं मुझे, अब मैं आपकी क्वेरीज लेता हूं। हाँ जी, सभी के नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे भी, कुणाल, विक्रम, अरुण, राहुल, आतिश, बताइए प्लीज। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरीज बचे ना। ये पहला स्टेज हमारा हो गया, अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, हम सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। अब यहां पे बात है थोड़ा सा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन होता है कि सर किन किन एग्जाम्स के लिए, अभी यहां पे भी बार बार पूछ रहे हैं
और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि सारे एग्जाम्स कवर करेंगे, तो एक बार आप एक और ओवरव्यू ले लो कि पेपर किस तरीके से डिजाइन करते। देखिए, इंग्लिश का योगदान आपके सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों में। स्टेज 1 से मेरा मतलब प्री के से है, यहां पे मेंस से है, और अगर हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो यहां पे थर्ड स्टेज में आप बात कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका योगदान आपकी इस पूरी प्रक्रिया में पहले स्टेज से लेकर के आखिरी स्टेज तक हो। अगर मैं बात करूं वहीं पे बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, वहां पे थर्ड स्टेज में उनके पास जो है वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी आ जाता है, पीडी एंड द पीआई। तो जब हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, डेफिनेटली उसमें अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीएस है, आपके पास रीजनिंग है, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपको साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक देती। तो इसका मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंग्लिश का बड़ा योगदान है। अगर आपकी कमांड नहीं बेहतर है एक होलिस्टिक मैनर में, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, वोकैबुलरी का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, कई बार आपकी मेहनत जो है वो पूरा रंग नहीं दिखा पाती। सर आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्या कर रहे हैं यहां पे? फिर सिलेक्शन में दिक्कत आती है। अब आपने प्री क्लियर कर लिया, मान लो मेंस में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के एरिया में आपकी कमांड अच्छी नहीं थी, आप जाकर के एक लेवल के बाद अटक जाते हो। ये क्लैरिटी हमें बहुत जरूरी है कि इंग्लिश का रोल हमारे तीनों सेक्शंस। और इंग्लिश में एक चीज ये भी है कि ये आती है या नहीं आती है, इसमें बीच में कुछ ऐसा नहीं होता। अब कोई ये अगर कह रहा है कि नहीं मुझे ग्रामर आती है, वोकैबुलरी पे मेरी कमांड बेहतर नहीं है, मतलब उसको खुद ही कंफ्यूजन है इंग्लिश को। कई बार ऐसा होगा कि नहीं सर वोकैबुलरी बेहतर है, आवाज में प्रॉब्लम दूर हो गई, अभी आवाज की दिक्कत दूर हो रही है? अभी भी साउंड प्रॉब्लम है क्या सर? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ अभी परफेक्ट है, चलिए ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था ये तीनों स्टेजेस का हाल, कि हमें तैयारी इस तरीके से करनी क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब बात कर लेता हूं मैं जरा एग्जाम्स के हवाले से। देखो आप डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से बदलता है वो एग्जाम खुद ही बता रहा है। अब आप अगर बात करें एसएससी की, मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं और मेंस के पेपर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि यहां पे 120 मिनट्स के अंदर राइट हमारे पास क्वेश्चंस कितने आते हैं? 200। तो जाहिर तौर पे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं, समय यहां पे कम है। ये बता रहा है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा एसएससी का हाई नहीं होता। एसएससी एक बेसिक्स का एग्जाम है, जिस बच्चे के फंडामेंटल्स क्लियर हैं वो एसएससी के एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है। लेकिन वहीं पे जो बैंकिंग का एग्जाम है, अगर आप बात करो, जैसे मैं बैंकिंग और एसबीआई इनकी बात करूं, मैं बैंकिंग में एक तो आईबीपीएस के एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, एसबीआई अपने अलग से करा रहा होता है। एसबीआई का डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा आईबीपीएस से बेहतर है। वहां पे आप देखोगे मेंस के क्वेश्चन में क्या है हालात, वहां पे किस तरीके से ब्रेकअप है। वहां पे आपके पास मेंस में अगर 35 क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए 40 मिनट्स का टाइम है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे कम है और टाइम ज्यादा है। थोड़ा लॉजिक लगाना है हमें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंटल स्टेमिना वहां पे टेस्ट होती है। आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जिस एग्जाम के लिए, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका पूरा डायनेमिक्स कैसा है। और वहीं पे अगर बात करो कैट की, जो देश में टफेस्ट एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, अगर हम बात करें तो वहां पे इंग्लिश में आप क्या देखते हो कि भाई 34 क्वेश्चंस के लिए वो आपको 60 मिनट्स का टाइम देते हैं। 34 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का टाइम यहां पे आपको मिलता है। तो जाहिर तौर पे यहां पे ये क्वेश्चंस काफी टफ होंगे, तभी तो यहां पे 60 मिनट दिया गया। तो हमें एग्जाम को लेकर के कोई हवा क्रिएट नहीं करना, हमें यह पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। और क्योंकि ज्यादातर एस्पायरेंट्स जो है यहां पे वो एसएससी के एग्जाम्स के लिए हैं, राइट, तो मैं बता दिया आपको कि यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। यानी डिफिकल्टी लेवल में एसएससी बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, फंडामेंटल्स का एग्जाम है, बेसिक्स का एग्जाम है। तो जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे वो बहुत ही आसानी से सेल थ्रू कर जाता है। लेकिन एसएससी का जो एस्पिरेंट है वहां पे वो गड़बड़ क्या करता है कि भाई ग्रामर, कई बार बच्चों को इंग्लिश को लेकर लगता है कि नहीं ये तो ग्रामर का ही एरिया है, ग्रामर के रूल रट लो। भाई ग्रामर का अगर आप वेटेज देखोगे डायरेक्ट,
मेंस के पेपर में, तो कुछ 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रामर से आते हैं। उसके बाद का जो एरिया है वो वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन का है। कॉम्प्रिहेंशन में आरसी के 30 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के आपके 20 से 25 क्वेश्चन, राइट, पैराजम्बल्स के 20 से 22 क्वेश्चन। तो इतना ज्यादा वेटेज आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का है। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, अगर तीनों को ड्यू रिस्पेक्ट आप नहीं दोगे, जितना रिस्पेक्ट उस सेक्शन को देना चाहिए, तो फिर इंग्लिश आपकी रिस्पेक्ट आपसे छीन लेती है। तो हमें इज्जत देना है तीनों सेक्शन को, और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में देना है, जो कि इस बैच में कवर होगा। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए आप कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे पहुंचती है, तो हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। ठीक है, चलिए, और अब शुरुआत होगी जो मैं लेवल की बात आपसे कर रहा था, कुछ क्वेश्चंस के जरिए। मैं सबसे पहले यहां पे बिल्कुल बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, क्योंकि देखो पहली क्लास है भाई, ये पता होना चाहिए कि मैं कहां पे हूं और मुझे जाना कहां पे, राइट। जब वो गैप हमें पता होता है, तब एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हम अपनी तैयारी को बेहतर कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं, एमटीएस लेवल का। यूट्यूब पे भी कमेंट देख रहा हूं मैं, और अभी अपने ऐप पे भी देख रहा हूं। और अब अगर कोई भी क्वेरी है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा क्वेश्चंस के बाद। अब आपका पूरा ध्यान क्वेश्चंस को आंसर करने पे होना चाहिए, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी के ही एग्जाम्स में जो हमारा अलग अलग लेवल है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, क्योंकि हर तरह के एस्पिरेंट है, आपको पता हो कि भाई पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कितने तरीके से घुमाया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत। पहला क्वेश्चन, 30 सेकेंड में आंसर चाहिए मुझे। 30 सेकेंड में सभी के आंसर, ये नहीं कि 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। वाह वाह वाह, हाँ जी, यूट्यूब पे भी मिथुन, पंकज, नौशेर, गिरीश, नीतीश, रोशनी, यूट्यूब पे भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, लाइव सेशन में अपने आंसर्स को चेक करें और देखें कि हम किस लेवल पे हैं। चलिए, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, राइट, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी का जो एमटीएस का लेवल है, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आपको खैर सीजीएल, सीएचएसएल में भी क्लोज टेस्ट में कई बार मिल जाते हैं। लिखा हुआ है कि दिस अग्रीमेंट विल, और विल के बाद ब्लैंक प्लेस है, वहां पे लिखा हुआ है स्ट्रांग, और स्ट्रांग शब्द का सही फॉर्म आपको चूज करके लिखना है यहां पे, द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कहने का मतलब क्या? हाँ रुशिता, ले लिया नाम भाई, आंसर करो आप यहां पे। अब यहां पे क्या पता लग रहा है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। बस मैंने क्या कहा कि एसएससी जो एग्जाम है वो किसका एग्जाम है? बेसिक्स का एग्जाम है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस यही टेस्ट कर रहा है वो। क्वेश्चन मुश्किल तब होता है जब 4 अलग अलग वर्ड दिए होते क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको समझ लगानी पड़ती है अपनी वोकैबुलरी की। यहां पे वोकैबुलरी की कोई समझ इस्तेमाल नहीं करनी, ग्रामर की बेसिक समझ फिलर में इस्तेमाल हो रही है। तो अब आपको सीधा सीधा इधर नजर आ रहा है कि विल लिखा हुआ है, विल के बाद ब्लैंक प्लेस है। इतनी समझ हमें बचपन से है कि भाई विल क्या है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके का, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा मेन वर्ब। अब हमें यह देखना है कि स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेंथेंड में से क्या आ सकता है। तो भाई यहां पे सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया इसका, स्ट्रेंथन, राइट। स्ट्रेंथन यहां पे वर्ब है, तो यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ, स्ट्रॉन्ग शब्द, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि सर किस तरीके से पहचाने, किस तरीके से पहचानें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बिल्कुल, बहुत जिन लोगों का सही था उनको बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों से गलतियां हुई आप देखो कि इतना बेसिक। अब स्ट्रांग हम क्या कहते हैं? ही इज अ स्ट्रांग मैन। तो मैन शब्द नाउन है, जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या विल के बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपने एलिमिनेट कर लिया। अगला शब्द था हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। ये क्या हो गई? शक्ति। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में? ये बलवान हो गया, ये बल हो गया। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है।
आप अगर नहीं जानोगे तो इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन में भी यहां पे गड़बड़ियां हुई हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ, और फिर आप बात करो अगर यहीं पे स्ट्रेंथन की, तो ये बिल्कुल यहां पे सही था क्योंकि ये वर्ब का फॉर्म था। और एक ऑप्शन पहला क्या नजर आ रहा है, स्ट्रांगली। स्ट्रांगली क्या है, ये एडवर्ब है, यानी कोई काम बहादुरी पूर्वक किया जा रहा है। जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या है, एडवर्ब। तो इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप द रूल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू शुड हैव दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी कि आप बस उस शब्द को देख करके, उसकी पोजीशनिंग को देख करके ये बता सको कि मुझे यहां पे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द चाहिए। तो अभी जब आज तो डेमो क्लास है, यहां पे हम जो बेसिक चर्चाएं हैं वो कर रहे हैं, अप्रोच की तरफ बात कर रहे हैं यहां पे। अभी जब क्लास कल से हमारी शुरू होगी बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ एनी ऑफ माई बैचेस। एक्चुअली हम इसी पे मास्टरी लेके आते हैं कि अगर कहीं पे कोई शब्द दिया है तो हम उसको पहचान सकें। और मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी बेसिक्स का एग्जाम है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज पहली क्लास आईना दिखाने के लिए भी है कि हम पता लगे कि हम कहां पे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वोकैबुलरी भी मिलेगा भाई, वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी उसका भी अप्रोच समझाऊंगा मैं वैसे बात करने के बजाय काम की बात करना ज्यादा बेहतर समझता हूं, इसीलिए क्वेश्चंस के साथ हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही है। एमटीएस लिखा हुआ है मैंने यहां पे, एमटीएस सीएचएसएल उस लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। आ जाओ, इसको आंसर करिए फटाफट, बिल्कुल पहचानेंगे। क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल वॉज फुल ऑफ एडमायर फॉर द न्यू टॉय। यानी एडमायर शब्द का सही ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको यहां पे लेके आना है। अभिषेक, आकाश, भूपेंद्र, अतीश, दीपक, रामू, शुभम, ब्रजेश, अभिषेक, मधुसूदन, बी डी ए, क्या कर रहे हो यूट्यूब पे भी, सी डी ए। भाई जरा सोच के आंसर करना है हमें। अब इससे ये पता लग रहा है कि हमारी इंग्लिश की बेसिक्स कितनी हिली हुई हैं। और जाहिर तौर पे आप इस क्लास में देख हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका मतलब इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आपने पढ़ाई भी करी होगी पहले। लेकिन अगर हम इस बेसिक लेवल पे परेशान हैं तो इसका मतलब कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप उसकी पोजीशन को जरा देखें। फुल ऑफ, मैं सिर्फ उसी जगह की बात कर रहा हूं जहां पे हमें शब्द चाहिए, फुल ऑफ। अब यहां पे ये ऑफ शब्द क्या है भाई, दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज प्रेपोजिशन। अभी बचपन से पढ़ रहे हैं, ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बचपन में, वही बात की ये स्कूल नहीं है कि वहां पे डेफिनेशन कोई लिखने के लिए कहेगा कि बेटा डिफाइन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस, दैट्स द डेफिनेशन। बट द पॉइंट इज, do I have the understanding that what is the function of preposition? फंक्शनल नॉलेज चाहिए, रट्टू तोते वाला नहीं चाहिए। कोई नहीं पूछ रहा आपको वहां पे क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से यूसेज हैं उसके, उसकी समझ होनी चाहिए। तो भाई प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, तो यानी यहां पे हमें कौन सा शब्द चाहिए, नाउन का शब्द चाहिए। और आप देखो तुरंत आप पहचान लोगे कि भाई यहां पे एडमिरेशन, फुल ऑफ एडमिरेशन। एडमिरेशन जो है डी करेक्ट ऑप्शन हो गया यहां पे, ये सही शब्द है क्योंकि ये नाउन है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं एडमायर्ड की, एडमायर्ड की, तो ये डेफिनेटली वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है, राइट। वहीं पे एडमायरिंग की बात कर रहे हो तो जाहिर तौर पे ये वर्ब की में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, राइट। और वहीं पे एडमिरेबली, अगेन एडमिरेबली, आपको समझ आ रहा है, एलवाई सफिक्स के तौर पे दिख रहा है इधर, ज्यादातर शब्दों में एडवर्ब का काम करता है ये। और एडमिरेशन यहां पे नाउन था जो कि करेक्ट शब्द है कि भाई वो छोटी सी लड़की अपने नए खिलौने के लिए तारीफ से भरी हुई थी, फुल ऑफ एडमिरेशन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तनवीर, पंकज, श्वेता, बिल्कुल सही। अभी कमेंट लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे माही। नेक्स्ट वोकैब कॉम्प्रिहेंशन बैच कब आएगा रुचिता, इसके बारे में बात कर लेंगे हम आगे। अभी यहीं पे हम ध्यान दें पूरा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश करें, आज मैंने क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप सही जवाब दें।
मुझे फाइनल स्कोर भी चाहिए। हमारे यूट्यूब के भी जो साथी हैं लगातार बने रहिए, आप अपने स्कोर को भी बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, अगेन 2 मिनट चुप रहूंगा मैं। द स्टूडेंट पब्लिकली फॉर हिज मिस्टेक। अब ये मत कह देना सर अपॉलजी का मतलब क्या है। अपॉलजी माफी होती है भाई, BAAB AAB ही जवाब। मैं बस इंतजार में हूं कमेंट सेक्शन में कि भाई एक बार पूरा का पूरा जितने भी नाम यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो सब सही जवाब दें। चलो, शब्द भी बहुत बेसिक चूज किया था मैंने यहां पे। बहुत अच्छे, ऐप पे कमेंट ज्यादातर सही दिखाई दे रहे हैं मुझे। चले आइए देख लेते हैं। भाई देखो, ये बेसिक ज्ञान तो सबको है ना, सब्जेक्ट वो अब ऑब्जेक्ट, बेसिक जो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। कल से जब क्लास आगे बढ़ेगी तो और हम चर्चाएं करेंगे। अब यहां पे द स्टूडेंट, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। आपको भी पता है कि यहां पे मुझे क्या किसकी जरूरत है, अब वर्ब की आवश्यकता है। पब्लिकली शब्द आपको समझ आ रहा है कि ये जो वर्ड है पब्लिकली, ये तो एडवर्ब हो गया, राइट, दिस इज व्हाट, ये एडवर्ब है। हमें यहां पे चाहिए वर्ब। अब एलिमिनेट कर सकते हो आप, जो पहला ए ऑप्शन है वो हो सकता है क्या, कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है, स्टूडेंट एक की बात कर रहे हो आप। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप लगाएंगे नहीं, उसमें एस लगेगा अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। द स्टूडेंट एपोलोजाइजेस, राइट, तो वहां पे ईएस लगा होता अगर एक, तो आप जाते हैं वहां पे। यहां पे बी करेक्ट ऑप्शन है, एपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड ये जो वर्ड है ये बिल्कुल यहां पे सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन से टेंस में लगता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, पास्ट इंडेफिनिट। वहीं पे अगर हम अपोलोजेटिक की बात करें, अपोलोजेटिक हो जाना, तो वो क्या है, एडजेक्टिव, लाइक आई एम अपोलोजेटिक फॉर माई मिस्टेक, यानी मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं टाइप। तो अपोलोजेटिक शब्द क्या हो गया, दैट इज एडजेक्टिव। और वहीं पे अपोलोजाइजिंग दिख रहा है आपको, वो V1 प्लस ING। ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। मैंने क्या कहा था, अभी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अब मैं फिर ग्रामर में फिर चेंज कर रहा हूं, अभी भी ग्रामर में ही बने हुए हैं हम। तीनों ही के तीनों क्वेश्चन में फिलर्स के माध्यम से ग्रामर की बहुत ही बेसिक चीजें आपसे टेस्ट की जा रही थी। बहुत ही बेसिक वर्ड दिए गए जिनका मतलब सबको पता है, बस उनके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज किया गया। लेकिन जिन लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है वो ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, जो कि बहुत बेसिक है। हमारे बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर, राइट, MTS के अंदर, CHSL के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको भरपूर देखने को मिलते हैं। आइए अब अगले लेवल पे चलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जरिए थोड़ा सा ग्रामर का ज्ञान चेक होगा। स्कोर मैं बाद में लूंगा, बहुत सारे लोग स्कोर की बात यहां पे कर रहे हैं। बाकी सारे बैचेस की चर्चा, कौन सा बैच कब आएगा, पिछले बैचेस की बात, वो सब हम बाद में कर लेंगे। अभी आप यहां पे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें आदित्य। हाँ जी बिल्कुल, शुभम विश्वकर्मा MPSI, ये बहुत बहुत अच्छी बात। आंसर करें प्लीज। गुड मॉर्निंग महेंद्र। सही जवाब, सही जवाब, चौथे क्वेश्चन पे आ गए भाई। अब तक तो काफी वार्म अप हो चुका है, अब तो सही जवाब आने चाहिए। भर भर के जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, CC बहुत तेजी से आ रहे हैं यूट्यूब पे भी। बिल्कुल इंग्लिश MPSI का बिल्कुल कवर हो जाएगा इसमें। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स कवर होंगे। ठीक है शुभम, बिल्कुल। अब आइए जरा यहां पे देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंडा भी यहां पे ध्यान में रखना है आपको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब आपको पेपर में यहां काफी फंसाया जा सकता है, हैज हैव ऑप्शन दिया जा सकता है, यहां पे फ्रेंड्स फ्रेंड दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से
आपको इतनी क्लैरिटी होगी, इतने सारे बैचेस हो गए, 25 से ज़्यादा तो बैच मेरे हो गए हैं करियर विल के ऊपर 1.5 साल के अंदर करीब। अभी तो पीछे लॉकडाउन ही रहा 3 महीने, लेकिन फिर भी तो ये बेसिक्स आपने जरूर देखा सुना होगा, मेरे साथ पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि भाई यहां पे हम फ्रेंड नहीं कर सकते, मेरे दोस्तों में से मैं एक की बात कर रहा हूं, एक हमेशा बहुतों में से होगा। और इसी को बहुत सारे स्टूडेंट्स रटते भी हैं कि जब भी वन ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल होना चाहिए, आंखें बंद करके रटते हैं उसको। देयर इज नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन, जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। आपको पता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड मैं बोल नहीं सकता, माई फ्रेंड में तो एक दोस्त हुआ, एक से एक कहां से निकालूंगा, टुकड़े करने उसके, तो टुकड़े तो करने नहीं वाले आप। और बात क्योंकि आप एक की कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर है, हैज। अब इसके बाद एक छोटा सा सवाल यहां पे मैं पूछ रहा हूं, यूट्यूब पे भी और इधर भी आंसर कर सकते हैं आप। ये जो हैज है, मेरे को आप ये बताओ कि ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हाँ जी, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? बस एमबी और एचबी लिख दो। एके सोनी एचबी कह रहे हैं, आजाद परिंदा एमबी कह रहे हैं, सौरभ एमबी, बी गिरीश एचबी, एमबी एचबी एमबी एचबी एमबी। वाह, अब आप देख रहे हो मैं बिल्कुल बेसिक्स में डील कर रहा हूं, अभी कोई कहीं नहीं पहुंचे हैं। चलिए लगे हाथ ये फंडा भी क्लियर कर लेते हैं। देखो आपका हैज और हैव जो है ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन आपको पोजीशनिंग के आधार पर तय करना होता है कि ये मेन वर्ब है या ये हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव का मतलब रखना भी होता है, ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन भी होता है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब किसका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। आप किसी भी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तब कहोगे जब उसके बाद कोई मेन वर्ब आए। जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि भाई ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस, तो ये वाला है जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये कंप्लीटेड क्या हो गया, दिस इज द मेन वर्ब, बिकॉज यहां पे ये हैज मेन वर्ब से पहले आकर के इसके टेंस को डिसाइड कर रहा है। अगर मैं इसी हैज की जगह पे हैड लगा देता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। बट वहीं पे अगर यहां पे आप सेंटेंस को देख रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, तो यहां पे मेरे दोस्तों में से एक के पास है, वो रखता है, ये वाला हैज क्या है, दिस हैज इज मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, तो ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन होता है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इधर आप क्या देख रहे हो, यहां लिखा हुआ एबल, कॉम्पिटेंट और ब्रेवरी। अब आपको अगेन इन तीनों शब्दों के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ होनी चाहिए। एबल जो है वो आपका क्या है, दैट इज एबल वर्ड इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव, तो हैज के बाद इधर एडजेक्टिव नहीं आएगा, ये मेन वर्ब ऑफ पोजीशन है, क्या रखता है, योग्यता रखता है, ये तो योग्य हो गया, दिस इज एडजेक्टिव, नहीं आएगा। अगला शब्द यहां पे दे दिया गया कॉम्पिटेंट, ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट भी विशेषता बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, हमें जरूरत है नाउन की। और लास्ट शब्द क्या लिखा हुआ है, एंड ब्रेवरी, ब्रेवरी ये शब्द ग्रामेटिकल प्रोफाइल में सही है, यहां पे ये क्या है, दिस इज नाउन, ये नाउन हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एबल और कॉम्पिटेंट जो कि एडजेक्टिव है, इनको नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और वो नाउन फॉर्म क्या है, वो है सी ऑप्शन में, अबिलिटी, योग्य से योग्यता का भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस बैच को मैं बाइलिंगुअल रखूंगा, अभी कुछ लोग यहां पे इंग्लिश मीडियम बैच की बात कर रहे थे, वो भी आगे लेके आएंगे, बट दिस बैच इज फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल, हर स्टेट एग्जाम को कवर करने वाला, तो यहां पे मैं इसीलिए हिंदी अर्थ भी बोलते हुए चल रहा हूं। और ये कॉम्पिटेंट से जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। जैसे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वहां से क्या बनता है, इंटेलिजेंस, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, सी है करेक्ट ऑप्शन। तो कई बार, अब देखो मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये ग्रामर के बेसिक्स हैं, अब उस बेसिक को आपको वो फिलर्स के जरिए चेक कर लिया, अभी शुरू के 3 क्वेश्चन हमने फिलर्स के किए, उसी ग्रामर को सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जरिए भी चेक करेंगे, उसी को रिडक्शन के जरिए भी चेक कर लेंगे, वो अलग अलग नामों के थ्रू वो चेक करते हैं, ठीक है।
तो चलिए, बाकी सब तो वर्ब की क्लास बहुत डिटेल्ड होती है, कम से कम आई थिंक 10-12 क्लास तो कॉन्सेप्ट पे ही चलता है वर्ब के। आप आराम से 15 घंटे वर्ब पढ़ोगे तब और क्लैरिटी आएगी। अभी मैंने यहां पे आपको समझा दिया कि ये हैज हमारा मेन वर्ब था, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है भाई? नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट। हमें यहां पे जो है तीनों शब्दों के नाउन फॉर्म चाहिए थे कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त के पास योग्यता है, कॉम्पिटेंस भी है और बहादुरी है, ब्रेवरी, ब्रेव एडजेक्टिव। आइए अगेन बेसिक क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब मतलब 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमारे भाई बंधु ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, बहुत बेसिक से चलेगा, तो उसी बेसिक्स का मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ग्लिम्स दे रहा हूं। आइए अगले क्वेश्चन को आंसर करें प्लीज। द मोर टाइम वी वेस्ट द लिटिल ऑप्शंस वी हैव इन द एग्जाम्स। क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है यहां पे? एडजेक्टिव का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आइए लगे हाथ थोड़ी सी चर्चा कर भी लें, इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी देख लें आप। लिटिल फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू एंड द लिटिल, द फ्यू। बड़ा परेशान भी करता होगा, देखा भी होगा आपने इसको। अब यहां पे यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूं AC, ये सारे के सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं यहां। शांत बी कह रहे हैं, प्रिंसी सी कह रही हैं, आप बी कह रही हैं। सही सही आंसर कर लो, सही सही। हाँ ऐप के भी भाई दोनों कमेंट देखना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा, मैं दोनों ही देख पा रहा हूं अभी। अनिल, आदिल, नीरज, अभिषेक, प्रीत, काजल, परमजीत, हिंट भी आपको दे दिया मैंने। चलिए अब मैं अपनी बात कर लेता हूं, आंसर देख लेते हैं हम यहां पे। देखो एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव का, देखा भी होगा आपने, बचपन से सुना भी होगा। द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। यानी जैसे जितनी जितनी ऊंचाई पे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। तो अब यहां पे द के बाद हायर आपको नजर आ रहा है विच इज कंपैरेटिव डिग्री, और उसी तरीके से द के बाद उधर भी क्या है, कोल्डर, वो भी कंपैरेटिव डिग्री है। यानी एक सेंटेंस के अंदर ये दोनों क्लॉज में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी निगाह गई इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको नजर क्या आया कि भाई टाइम शब्द जो है, द मोर टाइम, टाइम शब्द क्या है, दिस इज नाउन। कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम को आप गिनती नहीं दे सकते, टाइम के यूनिट्स को गिनती दे सकते हैं। और यहां लगा है मोर, मोर कंपैरेटिव डिग्री होता है, आप जानते हैं किसकी कंपैरेटिव डिग्री है भाई? मच और मेनी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, और सुपरलेटिव क्या होती है? मोस्ट। मच अनकाउंटेबल के लिए, मेनी जो है वो काउंटेबल के लिए। तो यहां पे स्ट्रक्चर तो हमें सही दिख रहा है पहले वाले पार्ट में, द मोर टाइम वी वेस्ट, यानी हम जितना समय बर्बाद करते हैं। द लिटिल ऑप्शंस वी हैव इन द एग्जाम्स, उतना ही कम ऑप्शन हमारे पास एग्जाम में होता है। तो इसका मतलब क्या कि अब जो दूसरा हमारे पास नाउन है, बिल्कुल कंपैरिजन के साथ देखिए आप, ऑप्शंस लिखा हुआ है यहां पे, और ऑप्शंस के पहले इन्होंने क्या लगा दिया? द लिटिल ऑप्शन। तो हमें तुरंत समझ आया कि भाई लिटिल तो पॉजिटिव डिग्री है, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है। इधर भी लिटिल की डिग्री लिख देता हूं, लिटिल, लेस, लीस्ट, राइट। और फ्यू का क्या है? ये सब बचपन की बातें हैं, बहुत ही बेसिक, फ्यूअर एंड। अब आप देखो यहां लिटिल ऑप्शंस लिखा, तो पहली बात तो ये यहां पे क्लियर हो गया कि हमें यहां कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं आएगा। अब कुछ लोग ए ऑप्शन के साथ, काफी लोग गए हैं यहां पे, उन्होंने वही दिमाग लगाया कि भाई लिटिल नहीं, हमें यहां पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपैरेटिव, तो उन्होंने लेस लगा लिया। लेकिन फिर भी आई थिंक बहुत ही कम लोग हैं जो सही जवाब दिए थे यहां पे, और वो ऑप्शन क्या है? वो है, अब तो आपको नजर भी आ गया, सी करेक्ट ऑप्शन है, द फ्यूअर। यहां पे लिटिल नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। कारण समझ लें, कारण क्या है?
ऑप्शंस लिखा हुआ है भाई, प्लूरल रखा हुआ है आपने। प्लूरल आप किसको कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन को, जिसे गिनती दी जा सके, वही चीज प्लूरल होती है। ये काउंटेबल नाउन है। और बचपन से पढ़ रहे हो कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल से पहले होता है और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल से पहले होता है। यानी जहां गिनती अवेलेबल है वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे फ्यू लगाओगे, फ्यू काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। जब ऑप्शंस है नाउन, ये इस नाउन के पहले का जो एडजेक्टिव होगा वो कौन सा होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल वाला? भाई काउंटेबल है, प्लूरल है, तो काउंटेबल के साथ हम क्या लगाते हैं? फ्यू। लेकिन हमें चाहिए कौन सी डिग्री? क्योंकि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर में जहां पे दोनों एक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, यानी कम ऑप्शन का बचना किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना हम समय खराब करेंगे। तो यानी यहां पे भी हमें कंपैरेटिव चाहिए था, तो फ्यू का कंपैरेटिव क्या होता है? फ्यूअर। और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। यहां पे सी करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 में आया था ये, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो ये बेसिक्स के क्वेश्चन है। अब देखो, मैं एमटीएस से सीएचएसएल से थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ा, तो ये क्या आ गया? ये सीजीएल आ गया। अभी इसी में हम थोड़े से और आगे बढ़ने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ, बेसिक ही क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल सही जवाब। वार्म अप काफी हो गया आपका। बिल्कुल सौरभ, जिसका बेसिक खराब है उसके लिए तो ये बैच बिल्कुल हेल्पफुल है। जिनके बेसिक्स हिले हुए हैं, कभी आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, मान लो आप इस तरीके से पढ़ने वाले हो कि बैच आपका शुरू हो रहा है और पहला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो टेंस पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर आप वर्ब पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो फिर तो अंग्रेजी आपको परेशान करेगी ही करेगी। किसी भी चैप्टर को शुरू कैसे कर रहे हो आप, जब आप बेसिक चीजों को पहचानते तक नहीं। आपको एक वर्ड तो पहचान में आ नहीं रहा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। पहचानो तो सही, आप तो प्रयोग पे उतर है। ये बिल्कुल वैसे ही कि कोई चीज, मतलब आपको बेसिक्स गायब हो, कोई गाड़ी आपको बहुत तगड़ी सी गाड़ी दे दी जाए और आपको चलाने ना आता, तो फिर तो आप टक्कर ही मारोगे। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाओं में तैयारी करते रहते हैं स्टूडेंट्स, या परेशान रहते हैं, 2 साल से प्रिपरेशन चल रही है, 3 साल से चल रही है, 4 जगह पूरा कोर्स पढ़ लिया, बट हालात क्या है? हालात ये हैं कि ये नहीं पहचान में आ रहा है कि स्ट्रांग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथन क्या है। ये सवाल खुद से पूछना है कि आखिर मैंने जो टाइम लगाया है वो इन्वेस्ट किया है या वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं, नाउन प्रोनाउन। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, कि आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट मैटर को अप्रोच करते हैं। अगर आप मेरे साथ इन बेसिक्स के साथ अप्रोच करेंगे तो फिर गारंटी ले लें आप, जो भी एग्जाम आप राइट कर रहे हैं वहां पे आप सफल निश्चित तौर पे होने वाले। चलिए जी, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे हम। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 यहां नजर आ रहा है कि रिब्यूक्ड रिया एंड आई लिखा हुआ है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही वाली बात कि सब्जेक्ट हो गया रिब्यूक, डांट फटकार लगाना, सब्जेक्ट वर्ब, और इसके बाद जिसको लगाया वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन का ज्ञान इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा यहां पे। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो केस कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब यहां देखो, आई एंड रिया लिखा, आई तो मैं होता है, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन एलिमिनेट किया, यहां आ जाएगा रिया एंड मी। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। माई जो है वो पॉजेसिव केस है, एडजेक्टिव। माई पेन, तो मेरा पेन, दैट इज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो गया? दैट इज, बेसिक क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे भी गले की खराश दूर हो रही है, बहुत दिनों से चुप था मैं भी। जितेंद्र भाई, वो कैब की तैयारी कैसे होगी? बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। धीरज सॉल्व होगा, मेरे साथ सारा पेपर सॉल्व होगा। और जब आप बैच में आएंगे, आप 15 से 20 दिन के अंदर ही अपने अंदर चेंज देखेंगे। बैच तो खैर लंबा जाएगा, 4, 4.5, 5 महीने तक पहुंचता है, लेकिन आपको अपने अंदर बदलाव 2 हफ्तों के अंदर दिखाई दे जाएगा। बहुत अच्छी बात है माही, पढ़कर मजा आता है। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़े बैंकिंग के एस्पिरेंट है। लेकिन आप देखें कैसे वही ग्रामर को
लेवल उनका चेंज किया जाता है। जिस लेवल की चर्चा मैंने सेकेंड स्टेप में की थी आज की बात में, कि किस तरीके से लेवल चेंज किया जाता है। अब देखो इसमें बैंकिंग एग्जाम्स में क्या करते हैं, इतनी अंग्रेजी लिखी जाती है ना, डायरेक्शन में ही इतनी सारी अंग्रेजी होगी, 4-5 लाइन, और एक तो 30 क्वेश्चन के लिए प्री में 20 मिनट होते हैं, प्री के पेपर में 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स होते हैं आपके पास, बड़ा मुश्किल होता है वो। यहां बच्चा अगर वो वीक है, उसकी रीडिंग की स्पीड स्लो है, अंग्रेजी की समझ कमजोर है, तो वो वहीं पे हाथ जोड़ लेता है। और जबकि क्वेश्चन कितने का, ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तरीका देख लेते हैं, डायरेक्शन को पढ़ लीजिए आप, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि नीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इटैलिसाइज्ड, beneath each sentence 4 different ways of phrasing the underlined part are indicated, choose the best alternative amongst the 5। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, amongst the 4 options, यहां क्या नजर आ रहा है आपको, एक पूरा सेंटेंस वो दे देंगे और उसी में से कई बार कुछ पार्ट को और कई बार पूरा का पूरा ही वो एज इट इज 4 तरीकों से 5 तरीकों से लिखते हैं, और आपको पूछते हैं इसमें सबसे सही तरीका कौन सा है। यानी वहां पे भी आपके ग्रामर की समझ। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, जिस बच्चे की आंख तेज है वो तुरंत देख लेगा, भाई मैं तो बचपन से नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कंजंक्शन में पढ़ रहा हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बेसिक ज्ञान के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके बाद जो भी शब्द आप लिखते हैं उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अब आप जरा देखो सेंटेंस में क्या लिखा है कि अ गुड फिजिशियन विल परफॉर्म नॉट ओनली अ कंप्लीट फिजिकल एग्जाम बट ऑल्सो टेक्स। अब आपको क्या नजर आया कि बट ऑल्सो के बाद तो टेक्स आ गया। टेक्स क्या है, वर्ब है, वर्ब की फॉर्म में एस लगा हुआ है, जबकि नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट फिजिकल एग्जाम। नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है भाई, प्लस लगा के लिख देता हूं, कंप्लीट फिजिकल एग्जाम। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि भाई दिए गए सेंटेंस में एरर तो है, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, राइट। अ कंप्लीट फिजिकल एग्जाम ये हमारा नाउन फ्रेज है। कल की क्लास जब आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ये फ्रेज समझ आएगा। आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगा हुआ दिखाई देगा आपको, यानी नॉट ओनली के बाद एक नाउन फ्रेज आ गया, जबकि बट आल्सो के बाद वर्ब आया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है। यानी आपकी आंखें अब दिए गए ऑप्शन में पूरी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगी। मैंने क्या कहा कि प्रेशर में आपकी मैनेजरियल स्किल को चेक किया जाता है कि आप प्रेशर में परेशान हो जाओ, पहले तो डायरेक्शन पढ़ो 5 लाइन, फिर दिया गया सेंटेंस पढ़ो 4-5 लाइन, और उसके बाद ये 4 ऑप्शन है फिर उनको पढ़ो। इतने देर में तो एक मासूम से बच्चे का तो 3 मिनट खत्म भी हो जाएगा और उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जिसकी आंखें तेज हैं, जिसने सीखा है, अप्रोच बार बार बात कर रहा हूं कि मेरे साथ आप अप्रोच मास्टर करते हैं। ज्ञान ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां प्रेशराइज सिचुएशन में परफॉर्म करना होता है। आंखें बड़ी पारखी होनी चाहिए कि कैसे काम की बात मैं ढूंढ लूं। तो नॉट ओनली के बाद अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, परफॉर्म्स अ कंप्लीट, फर्स्ट ऑप्शन, अ गुड फिजिशियन परफॉर्मिंग अ कंप्लीट फिजिकल, नॉट ओनली अ कंप्लीट, एंड अ गुड फिजिशियन नॉट ओनली परफॉर्म्स। बस पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, नॉट ओनली के बाद के वर्ड देखने हैं, आपको समझ आ गया डी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों डी करेक्ट ऑप्शन है भाई, इसलिए कि नॉट ओनली के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्स। केवल परफॉर्म ही नहीं करता है बट ऑल्सो टेक्स। अभी देखो ये फंडा आपको जीवन भर मदद करने वाला है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो पेपर सेटर्स का बहुत फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो नॉट ओनली के बाद परफॉर्म्स और बट ऑल्सो के बाद टेक्स, और अब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया कि एक अच्छा फिजिशियन सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करता कंप्लीट फिजिकल एग्जाम, यानी डायग्नोस्टिक्स जो है, टेस्टिंग जो है, सिर्फ वही नहीं करता बट ऑल्सो टेक्स अ पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, बल्कि लेता भी है क्या कि उस इंसान की जो व्यक्तिगत और जो पारिवारिक हिस्ट्री होती है उस बीमारी की, उसके बारे में भी बात करता है। तो अब ये दोनों के दोनों वर्ब हो गए और ये बिल्कुल ही सही हो गया स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल वैसे ना जो संडे के अखबार में नहीं आता था दोनों चित्रों में अंतर ढूंढें, बस काम वही करना होता है कि जब इन तरह के क्वेश्चन दिखाई दें तो चारों ऑप्शन की फर्स्ट लाइन एक साथ पढ़ो, तुरंत नजर आ जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाती है आपकी, अच्छा हाँ याद आ गया मेरे को, यहां पे तो वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है।
तो हो सकता है पहली लाइन जैसे ही सरसरी निगाह डाली, एक एक ऑप्शन में 5-5 लाइनें लिखी हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहली लाइन पढ़ करके ही 4 में से 2 ऑप्शन गायब, आधी लाइन और पढ़ा, सही ऑप्शन पे पहुंच गए। 5 से 10 सेकंड के अंदर ये बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। आइए, अब तरीका आपने सीख लिया है, तो एक और क्वेश्चन मेरे को आंसर करके बताएं। यहां पे आपको 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब मैं चुप रहूंगा 30 सेकंड के लिए और सही ऑप्शन चाहिए। यहां पे रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है जो द मास्टरी ऑफ कंप्यूटर इज एज इंपॉर्टेंट स्किल टू एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन टुडे दैट मास्टरिंग स्लाइड रूल्स एंड टाइप राइटर्स वॉज टू चिल्ड्रन ऑफ एन अर्लियर जनरेशन। तो यहां पे जो रेड पार्ट है 3 लाइन, उसी को 4-5 तरीकों से लिखा गया। आपको बताना है सबसे सही तरीका कौन सा है। बिल्कुल भूटानी सिंह, ये बैंकिंग के लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पेशल है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक लेवल तक जाते हैं। जो भी दिक्कत आ रही तनु अभी ओटीपी से रिलेटेड, वो देख लेंगे हम। चलिए, करेक्ट ऑप्शन प्रभाष, रजत, ए डी ई। अभी आंखें धीरे धीरे पारखी होंगी आपकी। आप देख रहे हो द मास्टरी ऑफ और मास्टरिंग, ये आपको ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं। आंखें जरा ABCD सारे ऑप्शन पे निगाह डालो, क्या नजर आ रहा है? द मास्टरी, मास्टरिंग, द मास्टरी, मास्टरिंग एंड कंप्यूटर्स मास्टरिंग। तो ई वाला तो सेंटेंस बिल्कुल ही वाहियात लग रहा है, कंप्यूटर्स मास्टरिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। डी में आप जा रहे हो तो उधर नजर आ रहा है मास्टरिंग कंप्यूटर्स एन इंपॉर्टेंट स्किल टू एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट इज लाइक द मास्टर ऑफ, डी भी एलिमिनेट हो गया। द मास्टरी ऑफ कंप्यूटर्स एज इंपॉर्टेंट स्किल टू एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट एंड द मास्टर ऑफ, सी को भी बाहर कर दिया आपने। बचा आपके पास क्या? ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए। बी करेक्ट ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि यहां पे अब स्ट्रक्चर प्रॉपर आ गया। मास्टरिंग, जिरंड वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पे। मास्टरिंग कंप्यूटर्स इज एज इंपॉर्टेंट अ स्किल टू एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन टुडे एज मास्टरिंग। देखो, मास्टरिंग की तुलना अगेन एज मास्टरिंग, इसी को पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। मास्टरिंग एंड मास्टरिंग, दो चीजों को अलग अलग मास्टर करने की बात हो रही है कि आज के समय में मास्टरिंग कंप्यूटर इज एज इंपॉर्टेंट स्किल टू एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन टुडे एज मास्टरिंग स्लाइड रूल्स एंड टाइप राइटर्स वॉज टू चिल्ड्रन ऑफ एन अर्लियर जनरेशन। यानी जैसे पिछले जनरेशन के बच्चों के लिए स्लाइड रूल्स और टाइप राइटर्स को मास्टर करना था, आज के जनरेशन के बच्चे के लिए कंप्यूटर को मास्टर करना वैसे ही एक बेसिक सी चीज है। तो कहने का मतलब क्या कि सेंटेंस हमें हमेशा वो स्ट्रांग और स्ट्रेंथन वाले नहीं मिलने वाले। पेपर का जब लेवल बढ़ता है तो जाहिर तौर पे सेंटेंसेस लंबे मिलते हैं। अब अगर आपको वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, पंक्चुएशंस की अलग अलग समझ ये सब नहीं है, तो आप बड़े सेंटेंस को पढ़ के तोड़ के समझ ही नहीं पाते। ये सारी चीजें मेरे साथ सीखेंगे आप, और इस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ता है। तो हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना। जाहिर तौर पे जो पेपर बेहतर होते हैं वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देंगे, डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ रही है तो। और तो मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि इंग्लिश रुकावट बिल्कुल ना बने उस डिफिकल्टी लेवल में। आइए, अब हम चलते हैं वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। बड़े परेशान थे आप। ये था ग्रामर का रंग थोड़ा सा, कि किस तरीके से अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं। हमने 3 सेगमेंट में क्वेश्चन देखे, बिल्कुल MTS, फिर थोड़ा CHSL, CGL, फिर बैंकिंग के लेवल तक। आइए अब चलते हैं वोकैबुलरी की चर्चा करते हैं थोड़ी। थैंक यू वेरी मच सौरभ, नीरज, प्रिया, अखिलेश, सभी को थैंक यू भाई। आ जाओ, अब आओ जरा क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल अलग ही अप्रोच है। हाँ बिल्कुल, अप्रोच तो बिल्कुल अलग है, और अप्रोच कॉमन सेंस पे आधारित है भाई।
कि अगर मैं जो पढ़ रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ रहा हूं, अगर वो मुझे सिलेक्शन दिलाता है, मेरे पेपर में परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता हूं, यानी सही पढ़ रहा हूं। और अगर सब कुछ पढ़ने के बाद परफॉर्मेंस नहीं है, यानी गड़बड़ है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत दिमाग लगाना है। इसीलिए आज पहली क्लास है, यहां पे ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ टेस्ट करा रहा हूं और लेवल भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो किस तरीके से लेवल्स में बदलाव आता है। आइए वोकेबलरी की चर्चा करते हैं। देखो, वोकेबलरी में हिंदी अर्थ रटने का कोई मतलब नहीं है, ये जान चुके हैं आप। अगेन अपने आप से होश में अगर सवाल पूछेंगे तो कोई भी पेपर आपसे एग्जाम में शब्दों का शब्दार्थ नहीं पूछता। तो अगर आप काम वो कर रहे हो जिसका पेपर में से कोई लेना देना नहीं, तो फिर फायदा क्या है? अगर पेपर में आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे हैं तो कई बार वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं। अब पेपर्स में आपको कॉन्टेक्चुअल मिलते हैं, जैसे बैंकिंग के पेपर्स में आप देखें कॉन्टेक्चुअल है। हो सकता है एसएससी में भी पैटर्न चीजें चेंज हो, आगे आपको देखने को मिले। अदरवाइज आपको डायरेक्ट मिलता है, वो वर्ड दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। अब यहां पे अगर एक वर्ड के 4 ऑप्शन दिए गए हैं सिनोनिम बताने के लिए, तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि चारों के चारों शब्द समानार्थी हैं, सिनोनिमस हैं। या एक को आपने बाहर कर लिया, फिर भी 3 ऑप्शन में आप फंसे हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे आपको ग्रामर की, वोकैबुलरी की समझ हेल्प करेगी कि मैं समानार्थी शब्दों को किन किन पैरामीटर्स पे अलग कर सकता हूं। अब वो पैरामीटर्स हमारे हैं कॉनोटेशन, कॉलोकेशन अलग हैं, और डिग्रीज हैं, कॉन्टेक्स्ट की समझ है। जब तक ये सब टेक्निकल चीजें की समझ नहीं होगी, तब तक आप एसएससी जैसे एग्जाम में भी वो मास्टरी नहीं कर पाते। और कई बारी बच्चा रटता है सिनोनिम। भाई मेरे, सिनोनिम पर्यायवाची शब्द है, वो एग्जैक्ट उसकी जगह इस्तेमाल नहीं होता। अब पर्यायवाची शब्दों में भी कौन सा क्लोजेस्ट पर्यायवाची है, यही तो पेपर में पूछा जाता है, विच इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम या क्लोजेस्ट सिनोनिम। इसका मतलब कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा औजार या टूल होना चाहिए जिसके आधार पर आप उनकी क्लोजनेस को तय कर पाए, जो कि इन जनरल हमारे पास होता ही नहीं, क्योंकि वोकैबुलरी में हमें शब्दों के अर्थ को रटने की बस प्रक्रिया हमने सीखी हुई है। तो अब आप देखिए, आपकी आंखों के सामने एक और क्वेश्चन आया हुआ है, और यहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आप बहुत पढ़ते हैं, हर एक एग्जाम में टेस्ट होता है। एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 आपके पास सेट दिखाई दे रहे हैं। हर एक सेंटेंस में 2-2 वर्ड दिए गए हैं, राइट, जो कि कंफ्यूजिंग है। और फिर नीचे आपके पास ऑप्शन है, और आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे जो हमारे केवीएस का जैसे एग्जाम है, जो टीचिंग वाला एग्जाम है, DSSB का एग्जाम है, मैनेजमेंट के जो एग्जाम्स हैं, उनमें इन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एसएससी में एक साथ इतना नहीं पूछेगा, वहां पे हो सकता है कि भाई आपको 2 ही वर्ड मिले, लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ते हैं तब भी ये क्वेश्चन आपके 5 सेकंड से 10 सेकंड में हो जाते हैं। आइए इधर भी आपका ग्रामर चेक होगा अभी। हाँ, एक्सेलेंस इंग्लिश क्लासेस भागलपुर, ऑप्शन बता रहे हैं ए। चलिए, आदर्श, रोशनी, माही, ABCD, आ जाओ देख लेते हैं। सीधा सीधा वर्ड्स पे चलते हैं। पहले में आपके पास 2 वर्ड दिए गए हैं, लूज और लूज। बहुत ही बेसिक शब्द, अभी देखते हैं कितने बेसिक शब्दों की समझ है। दूसरे में जो आपको वर्ड मिला हुआ है वो है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। पेपर वालों का बहुत फेवरेट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं लोग इसका। थर्ड में शब्द आपके पास आया हुआ है प्रोफेसी। ना उनके पेपर में कई एग्जाम्स में आपने ये शब्द देखे होंगे, राइट। इनके ऊपर बहुत सारे एरर भी किया होगा। और चौथा जो वर्ड है हमारे पास वो है लोथ। इन 4 वर्ड की समझ यहां पे चेक की जा रही है, कैसे एलिमिनेट होगा। अब लूज और लूज, जिन्हें हिंदी अर्थ का पता है उन्हें पता है कि भाई लूज ढीला होता है और ये लूज खोना होता है। अब अगर आप पहले सेंटेंस पे निगाह डालो तो क्या लिखा हुआ है कि सेवरल पेजेज ऑफ द बुक। ध्यान से देखते चलिए, आप क्वेश्चन कैसे आसानी से करना है वो भी समझ आएगा, और ग्रामर का बेसिक एप्लीकेशन इधर नजर आ रहा है आपको। सेवरल पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है। हैव कम, अब अगेन देखो आप, सेवरल पेजेस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ द बुक किताब के बहुत सारे पेजेस, एक से ज्यादा। हैव, इसीलिए हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब,
और जाहिर तौर पे ये हैव हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये कम क्या है भाई, मेन वर्ब। और आपको पता है कम केम कम, हैव के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद आपको चूज करना था लूज और लूज। मैं हिंदी अर्थ क्यों मना कर रहा था आपको? अब अगर हिंदी अर्थ आप अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा यार किताब के कुछ पन्ने ढीले आए और किताब के कुछ पन्ने खो गए। अगर खोना और ढीला आपको पता है तो, और ये संभावनाएं दोनों बन सकती हैं भाई, कहीं पे बाइंडिंग जो है वो लूज हो गई अगर, तो किताब के कुछ पन्ने खो गए, राइट। और या लूज बाइंडिंग है, ढीली है, सही तरीके से बाइंड नहीं हुई है। लेकिन अगर ग्रामर की समझ है तो समझ आ जाएगा कि भाई हैव कम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद लूज यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो नहीं आ सकता। लेकिन ये वाला जो लूज है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और ये एडजेक्टिव भी है, ये विशेषण भी है। तभी तो हम कहते हैं लूज कैरेक्टर का आदमी है। लूज कैरेक्टर, ढीला चरित्र, कैरेक्टर नाउन, और नाउन के पहले लूज आ गया जो कि क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, लेकिन एडजेक्टिव बिल्कुल आ सकता है। और आप यहां पे क्या लगा लोगे फिर, तो हैव कम लूज, दिस इज द करेक्ट वर्ड। अब जैसे ही पता लगा कि भाई पहले वाली लाइन में ए वाला वर्ड आएगा, आपने ऑप्शंस पे निगाह डाली, आपको नजर आ रहा है ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन, और 5 ऑप्शन में से इन 3 ऑप्शन को, सी को, डी को और ई को आप तुरंत गायब कर दोगे। क्यों गायब कर दोगे? क्योंकि सी डी ई इन तीनों ऑप्शन की शुरुआत बी से हो रही है, पहला ही वर्ड बी है, इसका मतलब पहली वाली लाइन में बी वाला शब्द आना चाहिए था। लेकिन आपने अपना सिंपल ज्ञान ग्रामर का इस्तेमाल किया, आपको समझ आ गया कि भाई पहली लाइन में ये लूज नहीं आएगा, बी वाला वर्ड नहीं आएगा, ए आएगा। यानी 8 शब्द 4 लाइनें, न सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल बेसिक लूज और लूज शब्द की समझ के आधार पे 5 में से 3 ऑप्शन तुरंत उड़ा दिए आपने 5 सेकंड के अंदर। और आर्ट ऑफ एलिमिनेशन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बताता है, जो बच्चा कम से कम समय में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता है वो सही ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। और ये पूरी तरीके से गणितीय मेथड आपको नजर आ रहा है अंग्रेजी को देखने का। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है यार ए और बी ऑप्शन में लड़ाई बाकी है बस। नाउ द फाइट इज बिटवीन ए एंड बी ऑप्शन। और इसमें भी क्या, अब ऑप्शन लिख ही लो। अब ये लिखा आपने और अगला है ए बी। नजर क्या आया? यहां पे भी जहां पे डिफरेंस है आपको वो देखना। आपको दिखाई दिया लास्ट में तो ए बी है, तो पढ़ना ही नहीं है, यानी तीसरा और चौथा सेंटेंस तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे और चौथे सेंटेंस में जो वर्ड भरे जाने चाहिए थे, ये ए और बी, ए बी हैं ये सारे, वो सेम है। और पहला वाला भी सेम था इनका, तभी तो हमने इनको बाहर किया। यानी अब अगर हमें सिर्फ सेकेंड सेंटेंस में इस्तेमाल हुए शब्दों का डिफरेंस पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्रैक कर देंगे। अब ये भी जान लीजिए, देखिए अनइंटरेस्टेड शब्द का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप वहां क्या लगाओगे, अनइंटरेस्टेड। जबकि डिसइंटरेस्टेड जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, अनबायस्ड, यानी निष्पक्ष, पक्षपात नहीं करना। सेंटेंस पढ़िए आपको तुरंत समझ आ जाएगा, आई एम टोटली अनइंटरेस्टेड इन ग्रामर, इट्स बोरिंग। तो कोई भी चीज अगर आपको बोरिंग लगती है इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यानी सेकेंड सेंटेंस में ए वाला वर्ड आएगा, यानी सेकेंड प्लेस पे ए वाला वर्ड होगा, और इस तरीके से आप ओवरऑल ए ऑप्शन पे टिक मार के निकल लेंगे, क्योंकि यहीं पे सेकेंड प्लेस पे ए था। तो दिस इज द तरीका। ये सोनू लाइव क्लास है ये भाई, अभी तक यही नहीं समझ आया? दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। We got a question, there are 8 words, right? That is a pair, 4 pairs of confusing words. There are 4 sentences and there are 5 options. यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार एक यूनिट नंबर पाने के लिए इतनी मशक्कत, कितना टाइम लगा इसमें। जैसे ही लूज, लूज तो बहुत बेसिक शब्द है, नहीं क्लियर था, आज क्लियर हो गया। लूज एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, LOOS। लूज फिटिंग का कपड़ा, लूज कैरेक्टर जैसे हम बोलते हैं, तो वहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए था। जैसे ही एक शब्द देखा आपने, 5 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और फिर बचे हुए ऑप्शन में बस ये देखना है कौन से सेंटेंस में अलग शब्द हैं, बस वही देख करके आप आंसर कर लोगे 10 से 15 सेकंड के अंदर। अब लगे हाथ ये भी देख लो, ये लोथ जो है दिस इज एडजेक्टिव,
और ये लोथ जो है दिस इज वर्ब। आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई लोथ टू एडमिट। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, यानी लास्ट में बी वाला वर्ड। और इधर क्या है, प्रोफेसी, सी, और ये अभी नाउन में पढ़ोगे आप जब नाउन चैप्टर शुरू करेंगे हम प्राइमर करने के बाद। सी इज व्हाट, नाउन, और एस इज व्हाट, दैट इज वर्ब। एडवाइस, एडवाइस याद करो आप। तो यहां पे आपको सेंटेंस अगेन देखना कौन सा वर्ड चाहिए मुझे। ऑलमोस्ट एवरी डेकेड समवन और द अदर कम्स आउट विद द प्रोफेसी। अगेन बेसिक्स का इस्तेमाल। विद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन किसके पहले पोजीशन होता है भाई, नाउन के पहले, और cy वाला नाउन है इसीलिए आप इसके साथ जाएंगे। शुरू में क्या कहा था, ये मत कहना कभी कि नहीं ग्रामर आती है, वोकैबुलरी नहीं आती, या वोकैबुलरी आती, ग्रामर अंग्रेजी पूरी आती है। और क्वेश्चन टाइप कोई भी हो, आपके इन्हीं 3 एरियाज की समझ को वो टेस्ट करते हैं। और अगर ग्रामर और वोकैबुलरी पे कमांड आपकी बेहतर है तो कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। ज्यादातर बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड क्यों नहीं होती, आरसी में, क्लोज टेस्ट के अंदर, पैराजम्बल्स में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके ये जो दोनों पिलर्स हैं, और हर भाषा के ये लगभग बेसिक पिलर होते हैं, बिल्कुल बेसिक शब्द, और उस शब्दों को अरेंज कैसे करना है वो भाषा का व्याकरण सिखाता है, ग्रामर। अगर इन पे कमांड आपकी बेहतर नहीं है तो आप हमेशा ही जो है परफॉर्मेंस आपकी जो है वो हैंडीकैप्ड परफॉर्मेंस रहेगी, पूरी कमांड नहीं आएगी, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन था। आ जाइए अब कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा वही PQRS, कभी PQRS करके मिलता है, कभी ABCD करके मिलता है, और ये हर एग्जाम में आता है, लेकिन इसमें भी लेवल होता है। अभी आप अगर 16 तक के CGL के पेपर्स देखें तो वहां पे PQRS बहुत इजी आते थे, एक बड़े सेंटेंस को 4 टुकड़े में करते थे। अब जाकर के थोड़ा सा लेवल बेहतर हुआ है, जहां पे हमें 4 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही कम समय के हैं, सही जवाब देना, आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम स्कोर की बात करेंगे। दिनेश कुमार, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश बहुत वीक है तो। चलिए जी, आपके सामने है सेंटेंस, सही जवाब कम से कम समय में। चंद्रशेखर झा यूट्यूब पे दिख रहे मेरे को सबसे पहले, अंजलि कुमार, दीपक माही, प्रणव, गीत, ये भी CGL का ही क्वेश्चन है, बस आपको लेवल समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। 5 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात, आई थिंक ज्यादातर लोग यहां पे बिल्कुल ही सही हैं। अब आप देखो एलिमिनेशन कैसे करोगे आप। यहां पे आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कौन से ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। ए स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है इट से, इट हैज बीन, प्रोनाउन, नाउन के बिना इन जनरल नहीं आएगा, यानी ए से तो शुरुआत होगी नहीं। बी ऑप्शन को आपने तुरंत उड़ा दिया। और फिर आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ इट्स, सी भी ऑप्शन, सी से भी शुरुआत नहीं होने वाली बिकॉज यहां पे इट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बाहर हो गया। और डी में भी दिख रहा है आपको कि इट इज लगा हुआ, ये भी बाहर हो गया। यानी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बी जो है ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, इससे शुरुआत होगी पैराग्राफ की। अब आपको नजर आया कि बी से 2 ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, एक तो ए ऑप्शन और दूसरा सी ऑप्शन। अब बस आपकी आंखें क्या देखेंगी, ए और सी को। मासूम बच्चा होता है वो बेचारा चारों ऑप्शन पे सेंटेंसेस को बिठा के अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहा होता है कि भाई कहां पे मजा ज्यादा आ रहा है। अब इधर आंखें खोल के देखिए, आपने नजर क्या आ रहा है कि BCAD और सी में BACD, यानी हमें क्या नजर आया कि जो 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनका ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग सेम है, बस हमें यह देखना है कि सी पहले आएगा कि ए पहले आएगा। इसीलिए कम से कम समय में ये चीजें सीखनी है कि कहां निगाह जानी है। अब कई लोग जो क्योंकि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन उसकी साइकी और अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हल्के लेवल का क्वेश्चन हो गया, अगर अप्रोच पता है तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन भी वैसे ही करोगे। तो यहां अब नजर आ रहा है हमें कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी के लिए इट की बात हो रही थी, होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पे हम हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और आपको पता है इकोनॉमी के अंदर सब कुछ आता है ना भाई। बेसिकली जो हम 3 सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें आपका सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है। यानी अब बात किसकी हो रही है, अब बात किसकी हो रही है, ए की।
ए स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स दोनों का लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो पैदा करता है, यानी बी के बाद क्या आ जाएगा, ए, काम बन गया आपका। अब उसके बाद सी, बिकॉज ऑफ इट्स एनॉर्मस आउटपुट, जब आप बात कर रहे हो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स की, तब आप आउटपुट की बात करोगे, तो बिकॉज ऑफ इट्स एनॉर्मस आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट हैज अ मेजर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, राइट। और फिर लास्ट में आप जाएंगे डी के साथ, इट इज ऑल्सो अ लीडर। अब यहां पे ऑल्सो लग गया है तो भी बता रहा है कि यानी इसके पहले कोई बात कही गई थी, तभी हम ऑल्सो लगा के कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आ गया, दैट इज सी। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं अब। हाँ जी, ये सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं पीछे, जैसा कि आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। मैंने कहा था कि अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो वो बच्चा जो थोड़ा सा मासूम है वो मतलब डर सा जाता है कि यार ये इतनी अंग्रेजी, इतनी अंग्रेजी। इसको भी आंसर करो प्लीज 5 सेकंड के अंदर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल गौरव, बैंक के लिए यूजफुल है भाई, कई बार बता चुका ये बैच हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। जिस तरह का बैच रहने वाला है उसी का एक छोटा सा फॉर्म आज दिखाने की मैंने आपको कोशिश करी कि क्वेश्चन भी देखो किस तरीके से ग्रेडेड किए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर थोड़ा सा हाई लेवल। अब पैराजंबल में भी आप वही देख रहे हो। चलो बहुत अच्छे, रजत, नीतीश, ओम प्रकाश, विवेक, अजीत, पाक, गौरव, आकाश, जवाहर, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट, इधर ऐप पे भी बहुत सारे कमेंट हैं, डी ए डी सी। आइए देख लेते हैं। अब देखो, जब इतनी अंग्रेजी लिख रखी हो तो एलिमिनेशन ही करना पड़ेगा अपने ग्रामर के ज्ञान के आधार पे। पहला सेंटेंस आपको क्या नजर आ रहा है, लिखा हुआ इट इज बिकॉज, तो ये तो समझ आ गया कि ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, यह है क्योंकि, क्या है भाई, यानी इसका मतलब कि ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा पैराग्राफ को, बात पहले से चल रही है, किसी की बात के होने के कारण की बात हो रही है, यानी ए ऑप्शन से अगर शुरुआत हो रही है तो वो कोई भी नहीं, खैर कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर आप गए अकॉर्डिंग टू इट, मैं बिल्कुल पहली पहली लाइन आपको दिखा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू इट लिखा हुआ है, यानी इट अगेन यहां पे आ गया, इसके अनुसार, यानी सी भी ओपन नहीं करेगा। अब अगर सी ओपन नहीं करेगा तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन क्या लिखा था भाई, सीबीएडी, तो सी ऑप्शन हो नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू इट लिखा हुआ किस, इसके अनुसार, किसके अनुसार भाई। अब आप आए डी पे, और डी में लिखा हुआ है ही वॉज फैसिनेटेड। अब देख रहे हो आप, डी में क्या लिखा हुआ है, ही, यानी किसी इंसान के नाम का जिक्र होगा तभी तो उसके लिए ही लगाओगे आप, यानी डी से भी शुरुआत नहीं हो सकती। और डी से शुरुआत कौन से ऑप्शन में हो रही है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या लिखा था भाई, डी ए बी सी। देखा आपने, हर एक लाइन का सिर्फ एक एक वर्ड पढ़ा है हमने, इसीलिए सरसरी निगाह डालने का तरीका हमें आना चाहिए। तो अब समझ आ गया कि बी और सी तो होंगे नहीं, लड़ाई जो है वो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के बीच में है। और ए ऑप्शन क्या है भाई, दैट इज बीसीएडी, और डी ऑप्शन क्या है, बीएसीडी। फिर वही काम, और ये गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, कई बार कहते हैं सर हम ओपनिंग और कंक्लूडिंग तो सही बना लेते हैं, बीच की पेयरिंग में गड़बड़ हो जाता है। अब आप देख लो, बी स्टार्ट करेगा, खुद अपने आप पता लग गया। एक मासूम बच्चा होता वो चारों लाइनों को पढ़ता, फिर तौलता कौन सा ओपनर होना चाहिए। समझदार बच्चा 5 से 10 सेकंड के अंदर सरसरी निगाह डाल के ये समझ गया कि ओपनर कौन होगा। अब उसको समझ आ गया कि भाई लिखा हुआ है नाउ अडेज व्हेन इंटर कल्चरल डिफरेंसेस इन बेसिक वैल्यू ओरिएंटेशंस आर एग्जैजरेटेड एज द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, द डेथ ऑफ लुई दुमॉन। अब उसके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, राइट, कि भाई ये जो लुई दुमॉन साहब का ये नाम है, लुई दुमॉन नाम है, और ये नाम है क्योंकि तब हम इसके लिए ही लगा सकते हैं। तो उसको तुरंत कारण मिल गया, अच्छा ये डी में लिखा था ही वॉज फैसिनेटेड, वो इस इंसान के नाम के लिए था, लुई दुमॉन, राइट। और फिर आगे जब बढ़े आप, तो रिसेंटली इन पेरिस रिमाइंड्स अस वन ऑफ द वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये फ्रेज हमारे पास आ गया, फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। अब यहां पे क्या देख रहे हो कि भाई ये इज्म लगा हुआ है, इज्म हो गई विचारधारा,
और किसी विचारधारा के अनुसार, यानी बी के बाद ही सी आएगा, क्योंकि वहां लिखा है अकॉर्डिंग टू इट। तो ये जो अकॉर्डिंग टू इट था, ये इट किसकी तरफ इशारा कर रहा था? फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। और ही किसकी तरफ इशारा कर रहा था? लुई दुमॉन। और तुरंत वहां से मैंडेटरी पेयर बन जाएगा कि बी में फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है और सी में लिखा है अकॉर्डिंग टू इट, यानी इस विचारधारा के अनुसार। डीपर द डिफरेंसेस बिटवीन वंस ओन कल्चर एंड अनदर, यानी एक इंसान के अपने कल्चर और दूसरे कल्चर में जितना ज्यादा डिफरेंस होता है, ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट द कंपेयरिंग ऑफ द टू विल यील्ड सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ बोथ। तो ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि जब, क्योंकि दोनों कल्चर अलग अलग हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में कंपैरिजन से बहुत सारी काम की बातें दोनों ही के लिए निकल के आती हैं, दोनों विचारधाराओं के लिए निकल के आती हैं। तो बी के बाद क्या आएगा? सी। ए ऑप्शन पर टिक मार के बच्चा निकल लेगा। तो जो भी ए के साथ गए थे वो सभी लोग सही हैं। मैं बस आपको अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमें परेशान नहीं होना अगर सेंटेंसेस लंबे आ जाएं। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो। अब जैसे मैं कॉम्प्रिहेंशन बैच में जब प्रैक्टिस कराता हूँ पैराजम्बल्स की, तो हम 8-8 स्टेटमेंट तक जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी बैच जो है मेरा वो तो खैर कैट लेवल तक पहुंचता है। 8-8 स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आसानी से हो सकते हैं। 3 स्टेटमेंट अरेंज कर लिया आपने, आपका काम बन जाता है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। लगातार लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। अश्विनी सीएमओ सर, ओके वोकैबुलरी बैच अटेंड किया है अश्विनी ने। आ जाइए, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 12th क्वेश्चन। 7 सही है अभी तक दीपक के, बहुत अच्छी बात। लास्ट क्वेश्चन, दीपक कह रहे हैं सर आपसे पढ़कर माइंड चेंज हो गया। चलो बहुत अच्छी बात, वही चेंज होना चाहिए, बिकॉज माइंड ही तो इनपुट देगा। अगर रिजल्ट में बदलाव चाहिए, जीवन के आउटपुट में बदलाव चाहिए, तो हम जो जीवन को खुराक दे रहे हैं ना, उसमें ही बदलाव की जरूरत है। आज तक जैसे काम कर रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे, अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि जो खुराक दे रहा हूं या खुराक देने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर वो सही हुआ तो रिजल्ट आएगा पक्का। आ जाइए, थोड़ा सा लेवल बेहतर हुआ है, बैंकिंग के लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि हर पूरे आज के दिन में मैंने यही कोशिश की आपको कि समझा सकूं कि अगर आपके फंडामेंटल से स्ट्रांग है तो आप किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक से धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़िए। आइए लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्यों मुश्किल कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि आपको नजर क्या आ रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, ये सब के सब ए से शुरू हो रहे हैं। यानी अब बच्चा यहां पे थोड़ा परेशान होगा, पजल्ड होगा, क्योंकि जब अलग अलग शब्द आते हैं तो फिर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ होता है। अब यहां पे लग रहा है कि यार ओपनर तो सभी का सेम है, ए सी बी डी ई। थर्ड ऑप्शन आपके पास है ए बी ई सी डी। चलो मैं जब तक बोर्ड पे लिख रहा हूं तब तक सही जवाब दे देना। अब यहां से कोई तोहफा तो आपको घर में दे नहीं सकता, लेकिन जो लोग सही जवाब देंगे इस लास्ट क्वेश्चन का, बहुत बहुत उनको दिल से धन्यवाद रहेगा, शुभकामनाएं रहेंगी, और आपको भी मजा आएगा कि यार चलो मेरी अंग्रेजी की काबिलियत बढ़ रही है। ए बी डी सी ई, करेक्ट आंसर। ब्रजेश, प्रमोद, मुकेश, टीचर, अनामिका, ये पढ़ाने का भी बहुत मस्त है, क्या अच्छी बात है। वही तरीका ही तो सिखाना है आपको, बीइंग अ फैसिलिटेटर, टीचर, हम मेंटोर, काम यही होता है कि आपको गाइड कर सकें। भाई किताबें हैं आपके पास है, सब कुछ तो अवेलेबल है आज, ना तो आपके पास क्वेश्चंस की कमी है, ना पीडीएफ की कमी है, ना ज्ञान की कमी है, खूब बरस रहा है। आपको ये समझ नहीं आता कि उसमें मैं कहां जाऊं, क्या लूं, कौन सा खुराक लेना है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, किस तरीके से पेपर का ग्रेडेशन होता है। अब यहां पे देखो, आज के लिए मैंने जो क्वेश्चन सेट किया, मैंने वही कहा, ये मिनिएचर फॉर्म है, समझो आप कि बेसिक से किस तरीके से क्वेश्चन ऊपर के लिए डिजाइन होते हैं। फंडामेंटल से स्ट्रांग है, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, मास्टर करोगे। चलिए जी, 1 3 5 यूट्यूब पे ये कमेंट ज्यादा हैं। अंजलि तेरालिया 4th भी बता रही हैं। संजीत, यू आर फ्रॉम नेपाल, ओके। 5-1
चलिए अब मैं बता देता हूं आपको। देखो आप, ये तो सबको पता लग गया ऑप्शन देख के कि ए से शुरुआत होगी। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखते जाएं आप। द आइडिया दैट स्पिनच प्रमोट्स स्ट्रेंथ, वन मेड पॉपुलर बाय द कार्टून कैरेक्टर पोपेई द सेलर, इज बेस्ड ऑन अ मिस्टेक। यानी ये आइडिया कि जो पालक है वो ज्यादा ताकत देता है आपको, ये एक कार्टून कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल में कुछ गलती होने की वजह से ये बाई मिस्टेक ये चीज आ गई। द मिसकंसेप्शन अरोज इन 1870। ये जो मिसकंसेप्शन था, ये जो मिस्टेक थी, ये कब आई? 1870 में। व्हेन अ मिसप्लेस्ड डेसिमल पॉइंट इन अ सेट ऑफ पब्लिश्ड फूड टेबल made spinach appear to contain 10 times as much iron as other vegetables। यानी मान लो कोई डेटा हो, अब उसमें लिखना हो 1.0, लेकिन डेसिमल एक पॉइंट आगे बढ़ गया, तो डेसिमल एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10.0। यानी पालक में जो था वो अगर कोई एक गुना चीज थी, वो आयरन की मात्रा एक गुना थी, लेकिन क्योंकि वो फूड टेबल में गलती से डेसिमल पॉइंट डेटा में एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो प्रतीत क्या होने लग गया कि भाई 10 गुना होता है। इसीलिए देखो अपीयर लिखा है, मेड स्पिनच अपीयर टू कंटेन 10 टाइम्स एज मच आयरन एज अदर वेजिटेबल्स। अब इसके बाद सारा मामला, अब इधर समझ में क्या आ गया कि ए बी ए बी ए बी, इसीलिए मैंने कहा 1 3 5 ये ऑप्शन आपने दिए हैं। पेपर सेटर का भी माइंड सेट समझो। मैं अगर क्वेश्चन सेट कर रहा हूं या कोई क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, उसकी साइकी क्या होती है, अगर उस पैटर्न को समझोगे तो काम बन जाएगा आपका, और आपकी अपनी गलतियों से भी आप सीखते हैं। अब आपको समझ आ गया कि ए बी तो ठीक है। अब इसके बाद मामला थोड़ा सा परेशान कर गया आपको। अब ए बी के बाद आएगा ई। क्यों आएगा? क्योंकि बी में लिखा हुआ है कि उस छोटी सी गलती की वजह से जो 1870 में हो गई, मिसप्लेस हो गया डेसिमल पॉइंट, तो ये लगने लगा कि 10 गुना आयरन होता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। किसमें? पालक में। इन फैक्ट इट हैज मच द सेम, जबकि वास्तविकता में पालक में भी उतना ही आयरन होता है जितना बाकी सब्जियों में। तो इनफैक्ट इट हैज मच द सेम, ये किसके कंटिन्यूएशन में जाएगा? बी के बाद तुरंत ई आएगा। और अब आप देखो अगर, तो वहां पे क्या नजर आ रहा है? अगला सी, फर्दर मोर। और कौन सी बात है भाई? फर्दर मोर द आयरन इन एनी वेजिटेबल इज लेस वैल्यूएबल देन अ सिमिलर क्वांटिटी ऑफ आयरन इन मीट, because the body is less efficient at absorbing iron from vegetables। कहा जा रहा है, और उससे आगे की और बात क्या है कि आयरन जो होता है किसी भी वेजिटेबल के अंदर, वो लेस वैल्यूएबल होता है सिमिलर क्वांटिटी ऑफ आयरन इन मीट। इसीलिए बिकॉज द बॉडी इज लेस एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम वेजिटेबल्स, हमारा शरीर जो है वो लेस एफिशिएंट होता है आयरन को वेजिटेबल से एब्जॉर्ब करने के लिए। और अब सी के बाद उसी बात का प्रमाण क्या दिया जा रहा है? जब देखो पैराजंबल है ना, पैराग्राफ कैसे बढ़ता है? इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसने बात ये कह दी तो उसी बात का अब डेटा के साथ एग्जाम्पल दे रहा है। किसमें? लास्ट में डी स्टेटमेंट, ओनली बिटवीन 2 and 10% ऑफ द आयरन इज इन वेजिटेबल इज एब्जॉर्ब्ड कंपेयर्ड विद 10 to 20% ऑफ द आयरन इन मीट। यानी मीट में जो आयरन होता है वो हमारा शरीर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो वेजिटेबल्स में है वो 2 to 10% है। तो ये डेटा के साथ अपनी बात को सब्सटैंशिएट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया। यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या था? थर्ड वाज द करेक्ट ऑप्शन। जितने लोगों ने सही किया वो सब बधाई के पात्र हैं। चलिए जी, तो that's all from my side for this डेमो कम इंट्रो कम फर्स्ट क्लास, जो चाहो आप। और मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी कि मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि इंग्लिश के अप्रोच को लेकर के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्लास में किस तरीके से लेके चलूंगा आपको। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत होगी, और क्योंकि इसमें हर तरह के एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, राइट, और इसलिए उनको भी समझ में आ जाए कि भाई मेरे लिए, मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चाहे वो कोई स्टेट लेवल एग्जाम है, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा।